फिर से वेलकम है आपका इकोनॉमिक्स की ये सेकंड क्लास होने वाला है। फर्स्ट क्लास आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड क्लास है इकोनॉमिक्स का, जिससे हम बेसिक्स पूरी तरह से इकोनॉमिक्स को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इकोनॉमिक्स का ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, ठीक है। बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा, पर उसे अब थोड़ा सा आप वो करना, ठीक है, अवॉइड करना, ठीक है। तो चलो, हम पहले लेक्चर हमारा हो चुका है, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। आज देखते हैं इसके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस क्लास को, ठीक है। तो आपको पता है कि 1978 तक जो हमारा हो गया था, जो इकोनॉमिक्स का जो 5 ईयर प्लान्स था वो हो चुका था। अब हम देखते हैं 1978 से क्या होता है हमारे कंट्रीज़ में, ठीक है। तो आपको पता है कि 1978 एक ऐसा टाइम था इंडिया के लिए कि यहाँ पे पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो चुका था। मतलब किसी भी पार्टी को उतना मेजोरिटी नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट में अस्थायी रूप से नहीं मिल रहा था। और फर्स्ट टाइम हुआ था जबकि कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुई थी, ठीक है। और उसके बाद जनता पार्टी का जो गवर्नमेंट बनती है, जनता पार्टी का, ठीक है, 1978 में। तो यहाँ पर ये जो जनता पार्टी का जो उस टाइम के जो गवर्नमेंट बने थे, वहाँ पर इन्होंने पंचवर्षीय योजना जो होती है उसको रोकने का काम किया, ठीक है। उसको रोक के एक रोलिंग प्लान, यानी कि हिंदी में बोले तो अनवरत योजना शुरू किया। अब ये रोलिंग प्लान क्या है उसे समझते हैं, लेकिन इसका टाइम पहले देख लो। अनवरत योजना कब से कब है? 1978 से 80 तक, ठीक है। 2 साल के लिए ये अनवरत योजना को लागू करते हैं। बेसिकली ये योजना आयोग के द्वारा ही बनाया जाता था, और योजना आयोग की प्लानिंग जो होती थी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल उसी की तरह सेम थी, लेकिन यह क्या था कि 1 साल के लिए बनाया जाता था, ठीक है। यहाँ पर 1 साल को देखा जाता है, वहाँ पर हम 5 ईयर्स को देख रहे थे, यहाँ पर 1 साल को देखते हैं, ठीक है। अनवरत योजना जिसे इंग्लिश में हम रोलिंग प्लान कहते हैं, ठीक है। रोलिंग प्लान जस्ट आप समझो ना कि देखो, रोल मतलब लुढ़कते रहना है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था को गति देना जो हमेशा चलते रहे, वो रुके नहीं। और अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे चलना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप अर्थव्यवस्था में तेज़ी से ऊपर जा रहे हो तो यह गलत साइन होता है, क्योंकि अगर तेज़ी से ऊपर जा रहे हो तो तेज़ी से नीचे भी आप लुढ़क सकते हो। लेकिन अगर आप धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो बहुत जल्दी आप और अस्थायी रूप से स्टेबल हो गए, ठीक है। तो यहीं पर अनवरत योजना है। आपको अनवरत योजना के यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इसके टाइमलाइन पूछ सकता है, ठीक है। और इसके जन्मदाता किसे कहा जाता है? अनवरत योजना का जो जन्मदाता है वो गुन्नार मिडाल साहब को कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या था अनवरत योजना में कि 1 वर्ष का पहले योजना बनाया जाता था कि 1 वर्ष में हमें क्या करना है, किस सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, फर्स्ट सेक्टर, सेकेंड सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, किस सेक्टर में हमें ज़्यादा काम करना है, किस राज्य को कितना क्या संसाधन को वितरण करना है। तो 1 साल के लिए देखिए योजना बनाया जाता था, और जब वो सफल हो जाता था उसी के बेसिस पे दीर्घकालीन आयु योजना का निर्माण किया जाता था। दीर्घकालीन योजना मतलब लंबे समय की। पहले हम 1 साल को बना के देखेंगे, अगर वह सही हुआ, सक्सेसफुल हुआ, तो हम उसे लॉन्ग टाइम के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस टाइम के जो हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे डी टी लकड़वागा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। पहला है रोलिंग प्लान का कितना से कितना टाइम था, टाइम पीरियड, जन्मदाता कौन है, और इसके इस टाइम के योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है। आई होप आपको रोलिंग प्लान्स कंप्लीट हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अनवरत योजना में कुछ काम भी किए गए थे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप ये स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। इसी के टाइम में ट्राइसेन नामक एक संस्था का गठन किया गया था, ठीक है, जिसके माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया गया था। अब ये ग्रामीण स्वराज प्रशिक्षण क्या था कि मतलब गाँव में जितने भी युवा हैं, जितने भी युवा और युवतियां हैं, लड़कियां लड़के दोनों बोथ थे, ठीक है। तो उसको न स्वरोजगार यानी कि सेल्फ बिजनेस का एक मॉडल सिखाया गया, उसको मॉडल को बताया गया कि आप कैसे अपना बिजनेस कर सकते हो, या उसको ना स्किल्सफुल बनाया गया। देखो अभी के टाइम में इंडिया में क्या है, बहुत से लोग हैं, लगभग 140 करोड़ इंडिया में पॉपुलेशन है, बट आप स्किल पीपुल की बात करोगे तो बहुत ही ज़्यादा कम है। बट चाइना में क्या है कि चाइना में पॉपुलेशन के साथ स्किलफुल लोग भी हैं, जिस कारण से उसका इकोनॉमी इतना ज़्यादा डेवलप करता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में 140 CR पॉपुलेशन है, बट स्किलफुल लोगों की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर है।
तो लोगों को स्किल मिले, कुछ उसे एक कौशल मिले, विकसित हो उसके अंदर। तो उसके लिए एक ट्राइसेंस से ग्रामीण स्वराज प्रशिक्षण का व्यवस्था किया गया था। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो तो देखो स्किलफुल बनो। ठीक है, अभी आप पैसे के पीछे मत भागो, अपने स्किल्स पर ध्यान दो, नई नई चीज़ों को सीखो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। आप टीचिंग लाइन भी सीखो, आप कुछ भी सीख सकते हो, एडिटिंग सीख सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, कुछ भी सीखो अपने स्टडी के साथ ही, लेकिन पहली प्रायोरिटी स्टडी ही रहनी चाहिए। ठीक है, स्किलफुल बनो यार। तो इसमें जो हमारा ये क्षेत्रीय दृष्टिकोण ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्षेत्रीय दृष्टिकोण से मतलब है कि अनवरत योजना में ना एक स्पेशल से जगह जो होते हैं ना उसके बेसिस पे काम करना स्टार्ट किया गया। मान लो कि योजना आयोग क्या था, योजना आयोग तो पूरे कंट्री में लागू हो रहा था। यहाँ दिल्ली में बैठे कुछ लोग पूरा योजना आयोग को इम्प्लीमेंट कर रहे थे पूरे इंडिया में। लेकिन ये जो था हमारा अनवरत योजना, ये क्या था कि मान लो ये इंडिया है, ठीक, अरे मान लो ये इंडिया है, तो इस स्टेट में जो ज़रूरी है वही चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था, अप्लाई किया गया था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये वाला इस स्टेट को कुछ और चाहिए तो उसी वाला चीज़ को यहाँ अप्लाई किया गया, नहीं, इस स्टेट को जो चाहिए वही रिसोर्स को यहाँ पर यूज किया जाएगा, वही रिसोर्स को यहाँ पर डेवलप करें। मान लो केरला है, केरला के पता है लिटरेसी रेट आपको इतना ज़्यादा देखने को मिलता है, और एक मान लो यहाँ पर बिहार है, बिहार में लिटरेसी रेट बहुत कम है, आप सबको पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, और केरला की सबसे ज़्यादा हुआ। अगर योजना आयोग अपना कोई योजना बना रही है शिक्षा से लेकर, तो योजना आयोग को ज़्यादा फोकस क्या होगा, इस केरला वाले सेक्टर में शिक्षा के ज़्यादा से ज़्यादा उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं, बट बिहार में है। ठीक है, तो अपने क्षेत्र के हिसाब से काम करने का जो दृष्टिकोण था वो अनवरत योजना के दौरान ही आया था, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। अगर आप पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो मेंस का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और एक बार बना भी था कि क्षेत्रीय दृष्टिकोण किस योजना आयोग किस योजना के थी था और इसका क्या है। ठीक है, तो अब देखते हैं 1980 का टाइम आता है। आपको पता है 78 से लेके जो 80 तक था वो अनवरत यानी कि रोलिंग प्लान हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन 80 में क्या होता है जाके कि कांग्रेस पुनः क्या होता है, सत्ता में आ जाता है। मीन्स कांग्रेस के एक बार फिर से सेंट्रल में अपना डोमिनेट करता है, जीत के आती है 1980 में। ठीक है, तो ये एक रोलिंग प्लान को फिर रोक देता है। देखो इकोनॉमिक्स में ना पॉलिटिक्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, अगर पॉलिटिक्स सही हो रहा है तो इकोनॉमिक्स भी ज़्यादा सूटेबल और स्टेबल होता है। बट अगर इकोनॉमिक्स को देखा जाए ना तो पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, ये मानो। ठीक है, अब जब रोलिंग प्लान को यहाँ पर रोक दिया गया तो अब छठी पंचवर्षीय योजना हुई, क्योंकि 5 पंचवर्षीय योजना तो चालू हो चुका है। ठीक है, अब देखो छठी पंचवर्षीय योजना में इसका टाइम पीरियड क्या था, छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 1980 से लेके 85 तक, 1980 से लेके 85 तक छठी पंचवर्षीय ना 6 5 ईयर्स प्लान्स को लागू किया गया था। और इसके क्या क्या टारगेट रखे गए थे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उसके टारगेट को हम अच्छे से डिटेल से एनालाइज करते हैं। तो पहला ही टारगेट रखा था गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन से मतलब है कि गरीबी को समाप्त किया जाए, क्योंकि पता है 1988 तक आते हुए इंडिया में बहुत सी चीज़ें हो चुकी थी, इमरजेंसी लग चुकी थी, जनता अब ज़्यादा संवैधानिक रूप से सोच सकती थी। तो अब यहाँ पर टारगेट रखा गया सरकार के द्वारा कि गरीबी को हम ख़त्म करेंगे। यानी गरीबी अब कैसे ख़त्म करोगे, जब लोगों के पास पैसा आएगा। तो लोगों के पास पैसा कैसे आएगा, जब उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर उत्पादन बढ़ रहा है तभी उत्पादन अगर आप क्यों बढ़ाओगे, जब लोगों खरीदेंगे तब ना। अब लोगों कैसे खरीदेंगे, जब लोगों के पास पैसा होगा। ठीक है, तो उत्पादन बढ़ाने से लोगों को पैसा मिले, इस चीज़ का यहाँ पर टारगेट रखा गया था गरीबी उन्मूलन का। रोजगार को सृजन करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ देना। ठीक है, और गरीबी मापन, गरीबी उन्मूलन के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कौन गरीब है। इंडिया में क्या है कि एक भिखारी के पास रेट पड़ता है तो 40 से 50 करोड़ पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, एक न्यूज़ निकला भी था इसका सामने में। तो गरीबी के मापन क्या जाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिर गरीब है कौन। अब भाई रेंडमली आपसे सरकार आपसे पूछे कि आप गरीब हो, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं हम गरीब बिल्कुल हैं। चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप खुद को गरीब ही बताओगे। तो ये ज़रूरी हो गया था कि सरकार को पता होना चाहिए, कि डाटा होना चाहिए कि हाँ भाई इतना लोग गरीब हैं, एक्चुअली में रियलिटी में इतना लोग गरीब है। ठीक है, तो गरीबी मापन के लिए हम दो चीज़ को यूज कर सकते थे, पहला आय, दूसरा उपभोग।
आय से मतलब है कि एक इनकम के बारे में। अब तुम खुद सोचो ना, ये कितना इलॉजिकल है। अगर सरकार आपके पास आता है, ठीक है, आपसे आके पूछता है कि अगर आपकी कितनी इनकम है, तो क्या तुम अपना इनकम ज़्यादा बताओगे या कम बताओगे? डेफिनेटली ये सब कम ही बताएंगे, सब अपने आप को गरीब ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ को हम नहीं मान सकते, ये इसमें थोड़ा सा वो डाटा डिसबैलेंस हो सकता है। बट जो उपभोग है इसमें डाटा हमें सही से मिल सकता है, ठीक है। इनकम से हम पता नहीं कर सकते कि कितना लोग गरीब हैं, कितना लोग अमीर हैं, ठीक है, लेकिन उपभोग से कर सकते हैं। तो इसी के टाइम में ना 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब ये कॉन्सेप्ट क्या था, इसे समझो कि अगर कोई मतलब गांव में रह रहा है, ठीक है, अगर वह 2400 कैलोरी का भोजन प्राप्त कर लेता है एक दिन में, ठीक है, तो वह गरीब नहीं है। और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी का भोजन अगर प्राप्त कर लेता है तो वह गरीब नहीं है। अब इसे समझो, मान लो यहाँ पर कोई है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो एक गांव में रह रहा है, रामू से मान लो, तो रामू यहाँ पे गांव में रह रहा है, वो अपने गांव में रह रहा है, अच्छे से मस्त ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है। तो हम कैसे निर्धारित करेंगे कि वह गरीब है? गरीब, पहले आप गए रामू के पास, आप पूछे आपकी इनकम कितनी है। भले ही उनकी इनकम 60,000 होगी, 60,000 पर मंथ वो कमा रहा होगा, लेकिन जब आप उससे पूछोगे आपकी इनकम कितनी है, तो वो कितना बताएगा? 6,000 बताएगा। डेफिनेटली ये सब अपना इनकम छिपाता है, ठीक है। ये बहुत सी रीजन्स हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम कर नहीं सकते हैं। अगला चीज़ आता है उपभोग, ठीक है। अगर उनके पास पैसा है तो वो खरीदेगा तो ज़रूर, अपना उपभोग तो ज़रूर करेगा। तो उपभोग के माध्यम से हम उनकी गरीबी का आकलन कर सकते हैं। तो अगर वह दिन में 2400 कैलोरी का भोजन खा लेता है, ठीक है, जिसे शायद 600 से या 700 रुपया लगता है, उतने रुपये का वो खाना खा सकता है, तो वह गरीब नहीं है। अगर उससे कम है तो वह एक्चुअल में गरीब है, उसे गरीब माना जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों चीज़ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, मतलब नेशनल इनकम बोले तो जीडीपी को, ग्रोथ रेट यहाँ पर बढ़ाने का काम किया गया था। और जीडीपी कैसे बढ़ेगी? वही बात फिर से आती है, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें नई नई चीज़ों को, नई नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इंडिया में, ठीक है। उसके बाद है प्रौद्योगिकीकरण, यानी कि बिजनेस को नए रूप से स्टेबल करना। और इसी छठी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक्स। मतलब कि 6 बैंकों का जो जितने भी उसकी शाखाएं थी, जितने भी उसकी संपत्ति थी, उस पर सरकार का नियंत्रण हो गया, ठीक है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और पहली बार राष्ट्रीयकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया, आप बताओ कमेंट में, ठीक है। और इसी के टाइम छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नवाडा, जिसका हिंदी क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, 1982 में इसका स्थापना किया गया था, ग्रामीण विकास को लिए, ठीक है। मतलब विलेज एरियाज़ में जो है वो डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, उसके लिए नवाडा का एक संस्था स्थापित किया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। नवाडा के जो है वो गठन किया गया किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा? तो यह 5 ईयर प्लान्स के दौरान इसका गठन किया गया, और इसके हेडक्वार्टर मुंबई है। और इसमें बेसिकली ना क्या होता है कि जो कृषि के कार्य होते थे, जो भी खेती होती थी, एग्रीकल्चर, उनके कार्य के लिए जो हमारे किसान होते थे, ठीक है, किसान आपको पता है कि अपनी सहकारी समिति के माध्यम से पैसा को लेते हैं, ठीक है। तो उनको सहकारी समिति को पैसा मिले, यह कार्य कौन करता था? नवाडा करता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना। हाँ, 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 1985 से लेकर 90 तक, क्योंकि 80 से 85 तक फिफ्थ सिक्स्थ चला, अब चलेगा 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसके टारगेट को देख लेते हैं, क्या क्या लक्ष्य रखा गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो पहला है समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। तो वो 7वीं पंचवर्षीय योजना ये किसके टाइम पीरियड है? कौन इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के? तो वो राजीव गांधी हैं, ठीक है। और राजीव गांधी किस लिए फेमस है? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। भ्रष्टाचार के मामले में वह बहुत ज़्यादा सशक्त थे, भ्रष्टाचार को बिल्कुल सिरे से नकारते थे। कौन? राजीव गांधी, ठीक है। तो इस टाइम में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था इंडिया में। आपको पता है कि रिजर्वेशन के लेके बहुत ज़्यादा कुछ हो चुका था इंडिया में,
तो सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस को भी यहाँ पर बढ़ाया जाए, लोगों को उसके अधिकार दिया जाए। तो इस टाइप का कुछ हो रहा था इंडिया में। और समृद्धि समृद्धि का मतलब कि लोगों का जो जीवन स्तर है वह बहुत ज़्यादा बेहतर हो। देखो ठीक है, आधुनिकीकरण तो आप सबको समझ रही हो, आत्मनिर्भरता यानी कि हर सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें दूसरे देशों से कम वस्तुओं को मंगाना है, सामान को खरीदना है, जिससे कि हमारा जो व्यापार घाटा है वह कम से कम हो सके। ठीक है, इसमें ना जो केंद्र है वह जो भी योजनाएं बनाती थी उसका सीधा लाभ व्यक्ति तक पहुँचे, ऐसा कुछ प्लान किया जा रहा था। मतलब आप देखो केंद्र कोई स्कीम निकालती है कि हम किसानों को इतना रुपया देंगे, ठीक है, हर साल। जैसे आपको पता है कि हाल फिलहाल में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कुछ पैसा जो किसानों है उसके अकाउंट में सीधा भेजा, ठीक है। लेकिन पहले जब अकाउंट बैंकिंग लिटरेसी उतनी ज़्यादा नहीं थी गाँवों में या फिर किसी भी एरियाज में, तो क्या होता था कि पहले एक संस्था बनाई जाती थी, केंद्र उसको पैसा देता, तो वो संस्था डिसाइड करता था वो किसको किसको पैसा देगा। तो ऐसे में क्या होता था, इस संस्था में बैठे जो लोग होते थे ना वो ही पैसा को खा जाते थे, किसानों तक सीधा लाभ पहुंचता ही नहीं था। बट जब ये जो हमारा 7वें पंचवर्षीय योजना है, इसमें ना ये कोशिश किया गया केंद्र का सीधा पैसा ना व्यक्ति तक मिले, व्यक्तियों तक सीधा लाभ मिले उस योजना का, ऐसा कुछ प्रावधान किया गया। यानी कि मतलब बीच के बिचौलियों को बिल्कुल यहाँ से हटाने का काम करने का प्रयास किया गया, ठीक है। और आपको पता है जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी आते हैं गवर्नमेंट पे, तो उनका सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट काम क्या रहा था कि हर एक को बैंकिंग से जोड़ा जाए, बैंकिंग लिटरेसी को। ये बहुत बड़ा काम हुआ बिचौलियों भ्रष्टाचार को रोकने में, ठीक है। तो इसमें भ्रष्टाचार को बिल्कुल सही से निकाला गया था, ठीक है। और इसी के दौरान स्पीड पोस्ट 1986 में इसका गठन किया गया था। स्पीड पोस्ट क्या होता है कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्दी डाक पहुंचाना है तो हम स्पीड पोस्ट का यूज़ करते हैं। सेबी का भी गठन किया गया। सेबी का गठन क्यों किया गया, क्योंकि आपको पता है इस टाइम तक आते आते शेयर मार्केट इंडिया में आने लगा, उसका क्रेज बढ़ने लगा, तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक सेबी का गठन किया गया था, ठीक है। जिसका हिंदी क्या होता है, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वित्त मंत्रालय। जो वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया के, वही कंट्रोल करते हैं सेबी को। इसका गठन 20 अप्रैल 1988 में किया गया था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेबी का गठन कौन सी योजना के अंतर्गत किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। 9वीं पर आते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो, फालतू के ज्ञान लेके क्या करोगे, वही चीज़ पढ़ो, सेलेक्टेड चीज़ पढ़ो जो एग्जाम में आए। 9वीं पंचवर्षीय योजना है 1970 से लेकर 2002 तक, यह 9वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है।